नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आप लोग का स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें हम एक नए अपडेट एक नए नोटिफिकेशन की बात करने जा रहे हैं दोस्तों। यूपी होमगार्ड 41,424 यूपी होमगार्ड 41,424 आज हमारे सपनों को सच करने के लिए आया है दोस्तों। इतना पोस्ट, ठीक है ना। तो इसमें इम्पोर्टेंस पॉइंट क्या रहने वाले हैं, कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करें, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितनी शैक्षिक योग्यता चाहिए, फिजिकल एलिजिबिलिटी कितनी चाहिए, फिजिकल एफिशिएंसी कितनी चाहिए, ठीक ना। फॉर्म कैसे भरे, सैलरी कितनी होगी और एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो इन सारी बिंदुओं पे आज दोस्तों हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपके साथ बात करेंगे, ठीक ना। और इसमें हम लोग पढ़ाई कैसे करें, सिलेबस क्या रहने वाला है उसको, और किस चैनल पे पढ़ाई करें कि हम लोग का सिलेक्शन कंफर्म हो जाए, ठीक ना दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो की। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स, यानी कि ऑनलाइन आवेदन करने की डेट क्या रहने वाली है। तो ऑनलाइन आवेदन करने की 18 नवंबर 2025 से 17 दिसंबर 2025 तक, 18 नवंबर 2025 से लेकर 17 नवंबर 2025 तक हम लोग यूपी होमगार्ड के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके आगे हम लोग चलेंगे दोस्तों, तो शैक्षिक योग्यता की बात करेंगे, मतलब कितनी शैक्षिक योग्यता रहने वाली है। तो 10वीं पास, 10 जो पास स्टूडेंट है, 10 पास जो हमारे भाई लोग हैं, इस फॉर्म को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद से आयु आयु कितनी रहेगी, कितने साल तक इस फॉर्म को, कितनी उम्र हो चुकी होगी। तो इस फॉर्म को भरा से मिनिमम आयु कितनी है, मैक्सिमम आयु कितनी है, छूट कितनी दी गई है आयु में, तो इसकी बात करते हैं। तो देखिए आयु 18 से 30 वर्ष जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 30 साल की एज रखी गई है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। उसके बाद से देखिए आयु में छूट भी दी गई है 5 वर्षों की। ओबीसी, एससी और एसटी को 5 साल की छूट है मैक्सिमम एज में। तो 18 से लेकर 35 साल तक, यानी 30 5 35 5 साल इन लोगों को बढ़ा दिया गया है दोस्तों। तो 18 से 35 साल तक ये लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। शारीरिक मानक परीक्षण, इसमें देखिए शारीरिक मानक परीक्षण पुरुष के लिए अलग है और महिला के लिए अलग है। और पुरुष और महिला दोनों में जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी के लिए एक कैटेगरी रखा गया है, और एसटी को कुछ इसमें फिजिकल एफिशिएंसी में भी, इसमें शारीरिक मानक परीक्षण में भी छूट दिया गया है। तो इन सब की बात हम लोग एकदम सही सही करेंगे। तो पुरुष में देख सकते हैं जनरल, ओबीसी और एससी एक साथ रखा गया है। हाइट इन लोगों की कितनी रखी गई है, तो 168 सेंटीमीटर। मिनिमम हाइट कितनी है दोस्तों, तो 168 सेंटीमीटर है हाइट जनरल, ओबीसी और एसटी के, एससी के पुरुष की। उसके बाद से चेस्ट की बात करेंगे दोस्तों, तो 79 सेंटीमीटर यानी 79 सेंटीमीटर मिनिमम चेस्ट रखा गया है। और फुलाव की बात कही गई है 5 सेंटीमीटर। फुलाव कितना करना है चेस्ट को, तो 5 सेंटीमीटर तक इसका फुलाव रखा गया है। उसके बाद से बात करेंगे दोस्तों एसटी का। तो ये जनरल, ओबीसी और एससी का हाइट तो है पुरुष का 168 सेंटीमीटर, मगर एसटी के पुरुष का हाइट रखा गया 160 सेंटीमीटर। एसटी के पुरुष के हाइट में छूट दी गई, सेम जैसे कांस्टेबल उत्तर प्रदेश पुलिस में होता है, जैसे उत्तर प्रदेश एसआई में होता है, सेम वही रखा गया है 160 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 168 सेंटीमीटर। उसके बाद से एसटी के चेस्ट की बात करेंगे, सीना की बात करेंगे, तो 77 सेंटीमीटर रखा गया है। इनका भी फुलाव चाहिए 5 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से महिला की बात करते हैं, तो महिला में भी वही प्रोसेस, जनरल, ओबीसी और एससी की महिलाओं को एक साथ और एसटी की महिलाओं को इसमें छूट दिया गया है। तो महिला की हाइट कितनी रखी गई है, 152 सेंटीमीटर, और इन लोगों का मिनिमम वेट रखा गया है 40 केजी। और यहाँ पे देखिए एसटी की महिला है, उन लोगों का हाइट रखा गया 147 सेंटीमीटर, और इन लोगों का भी मिनिमम वेट जो है 40 केजी ही है। और एसटी की महिला का हाइट है 147 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग यहाँ से ये बात समझ चुके होंगे। इसके आगे चलते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंतर्गत देखिए 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर यानी 4800 मीटर रनिंग करना है, दौड़ना है। 4800 मीटर कितने मिनट में दौड़ना है, तो 28 मिनट में, यानी जो एसआई का रहता है दौड़, सेम वही दौड़ रखा गया है 4800 मीटर 28 मिनट, जो बहुत आसान होता है आप लोगों के लिए, आप लोग जानते ही होंगे, आसानी से इसको दौड़ा जा सकता है। परीक्षा जो है, परीक्षा ही सबसे मेन है।
28 मिनट में 4800 मीटर पुरुष के लिए, और महिला के लिए 16 मिनट में 2400 मीटर, महिलाओं के लिए 16 मिनट में 2400 मीटर की दौड़ रखी गई है। उसके बाद से दोस्तों हम आते हैं इम्पोर्टेंट्स डॉक्यूमेंट, यानी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए हमारे पास इस यूपी होमगार्ड फॉर्म को भरने के लिए, तो उसकी बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट में आधार, पैन या पासपोर्ट या डीएल, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो या डीएल हो, इनमें से कोई भी एक यदि आपके पास है तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। उसके बाद से बात करेंगे दोस्तों 10th मार्कशीट या सर्टिफिकेट, मतलब 10वीं पास होंगे जो उनके पास मार्कशीट होगा और सर्टिफिकेट होगा। अब तो जो सर्टिफिकेट आ रहा है दोस्तों, तो उसमें 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक ही में रहता है। पहले के जो पुराने सर्टिफिकेट हैं उनमें सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग होता था, तो उन वैसे अभ्यर्थियों को दोनों चाहिए, और जो अभी नए में पास हुए हैं 10 साल से ऐसा चल रहा है तो उन लोगों के लिए एक ही रहेगा, 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों एक ही में रहता है, तो एक से काम चल जाएगा जो सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों बात करेंगे कैटेगरी सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जैसे ओबीसी, एससी और एसटी, इन कैटेगरी सर्टिफिकेट का यदि कैटेगरी का आप लोग लाभ लेना चाहते हैं तो आप लोग के पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का कोई अभ्यर्थी लाभ लेना चाहता है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। और ये जितने भी सर्टिफिकेट है तो वो कब से और कब तक इश्यू होना चाहिए, तो 1 अप्रैल 2025 से लेके 1 अप्रैल 2025 से लेके, और फॉर्म भरे जाने की अंतिम डेट क्या रखी गई है, तो 17 दिसंबर 2025 के बीच में ये इश्यू होना चाहिए। 1 अप्रैल से लेके 2025 से लेके 17 दिसंबर 2025 तक ये जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट हैं ये इश्यू होना चाहिए, तो वही मान्य होगा। डीवी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत नहीं होगा यदि आपके पास इस डेट के सर्टिफिकेट हैं तो, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग ये समझ चुके होंगे मूल निवास प्लस डोमिसाइल संबंधित जिला। एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है दोस्तों कि इस भर्ती में प्रत्येक जिले का अलग अलग फॉर्म भरा जाएगा, यानी कि जिस जिले के आप मूल निवासी रहेंगे, उत्तर प्रदेश के तो मूल निवासी जरूरी है, लेकिन किसी जिले उत्तर प्रदेश के किसी जिले में आप होंगे तो जिस जिले के आप मूल निवासी होंगे वहीं से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो मूल निवास प्लस डोमिसाइल संबंधित जिला का आपके पास ये चाहिए, ये भी डॉक्यूमेंट आपके पास चाहिए, और उसी जिला से जिस जिला का आपके पास डॉक्यूमेंट रहेगा उसी जिला से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी आप लोग समझ चुके होंगे दोस्तों। उसके बाद से हम लोग बात करेंगे एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, और समय और प्रश्नों की संख्या कितनी रहने वाली है, तो इसकी बात हम लोग दोस्तों इसमें करेंगे। एग्जाम पैटर्न में देखिए सब्जेक्ट, प्रश्नों की संख्या, अंक और समय। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट में रहेगा सामान्य ज्ञान, एक ही है सब्जेक्ट, सामान्य ज्ञान है। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत सभी लोगों को पता है कि इसमें कितना विस्तृत होता है, कितना लेंदी हो जाता है, बहुत बड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं है, इसको आराम से पढ़ा जाएगा तो इसको हासिल करना बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इसमें हम लोग परीक्षा में सफल होना हम लोग के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये सभी लोगों को मालूम है। प्रश्नों की सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की संख्या दोस्तों 100 रहेगी, 100 प्रश्न रहेंगे सामान्य ज्ञान के, और 100 अंक भी होंगे, 100 ही अंक होंगे और 100 प्रश्न होगा। और समय दिया है 2 घंटा, 2 घंटा यानी कि 120 मिनट रहेगा, और आपके पास 120 मिनट रहेगा, 100 अंक रहेंगे, 100 प्रश्न रहेंगे, जो आसानी से किया। सामान्य ज्ञान के 100 प्रश्नों को 120 मिनट में आसानी से करना आसान है, मतलब उसमें समय का कोई इश्यू नहीं होगा, आप लोग आराम से सोच के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। उसके बाद से आते हैं सिलेबस का। सिलेबस तो सामान्य ज्ञान है तो सामान्य ज्ञान का सभी कुछ रहता है, लेकिन यहाँ पे कुछ मतलब मैं यहाँ पे आप लोग को बता देना चाहता हूँ। सामान्य ज्ञान रहेगा, भारत का इतिहास और भारत का भूगोल रहेगा सिलेबस के अंतर्गत में। उसके बाद से संविधान पढ़े ही हैं आप लोग। उसके बाद उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान, इसके अंतर्गत हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद से करेंट अफेयर और स्टैटिक जीके, ठीक है दोस्तों। तो ये रहेगा आप लोग का, मतलब ये मोटा मोटी आप लोग का सिलेबस हुआ। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं सैलरी की। सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें देखिए सैलरी 30,000 रुपए, उसमें तो सैलरी दिया है कि एक दिन यदि आप काम करेंगे तो आपको 600 रुपए मिलेगा। तो 30 दिन काम करते हैं और 600 रुपए मिलता है, तो 6 18,000 रुपया हुआ। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देने वाली कि राज्य सरकार की तरफ से जो भी भत्ते, डीए, एचआरए, ये सब जितना भी हुआ वो सभी आप लोगों को दे होता है राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से। तो भत्तों को यदि जोड़ा जाएगा तो आप लोग की सैलरी 18,000 से बढ़कर 30,000 तक आराम से पहुंच जाएगी। उसके बाद से
ये जो जॉब है अपने जिले में करना है, अपने घर से करना है, अपने थाने के आसपास ही करना पड़ेगा, अपने थाने में भी मिल सकता है। तो इससे आपको काम करने में आसानी होगी और आप अपने घर में रहते हुए भी इस काम को, घर पे रहते हुए इस काम को आसानी से, इस ड्यूटी को कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सैलरी आपकी हो जाएगी 30,000 रुपया, मतलब घर रह के 30,000 रुपया, ठीक ना। उसके बाद से हम लोग बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे कट ऑफ का, कि कट ऑफ कैसे लगेगा। तो एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि जिलेवार कट ऑफ लगने वाली है दोस्तों। जिलेवार कट ऑफ लगेगा, यानी आप मान लीजिए गोरखपुर जिले से भरे हैं, आप आजमगढ़ जिले से भरे हैं, आप देवरिया जिले से भरे हैं, आप वाराणसी जिले से भरे हैं, तो आपकी कट ऑफ अलग अलग होगी। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस हुआ, कांस्टेबल और एसआई, इसमें एक ही कट ऑफ बनता है पूरे राज्य के लिए, लेकिन होमगार्ड में ऐसा नहीं होगा दोस्तों। हर जिला का अलग अलग कट ऑफ इसमें बनेगा। हर जिला के एससी का अलग कट ऑफ, ओबीसी का अलग कट ऑफ, यानी हर जिले का एक एक अलग अलग कट ऑफ। 75 जिले हैं तो 75 जिलों का अलग अलग कट ऑफ दोस्तों इसमें रहने वाला है। तो इसमें आप लोग को ज्यादा सोचना नहीं है। यदि कि हर एक आदमी है तो एक ही जिले से ना फॉर्म, जिस जिले से आप मूल निवासी रहेंगे वहीं से फॉर्म भरेंगे, तो उसी जिले में जितने सीट रहेंगे उसी पे आप कट ऑफ में उसमें ही कट ऑफ बनेगा। उतने ही सीट पे आप क्वालिफाई करेंगे, उतने ही सीट पे आप लड़ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग समझ चुके हैं। तो कट ऑफ भी जिलेवार बनेगी। उसके बाद से इसमें अधिमानी अर्हता है, यानी कि कुछ सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो उसमें आपको छूट भी दिया जाएगा। जैसे परीक्षा में छूट कितने अंकों का मिलेगा और कौन सा सर्टिफिकेट हमारे पास होंगे तो हमको कितना अंक का छूट मिलेगा। जैसे सबसे जरूरी है एनसीसी सी सर्टिफिकेट। एनसीसी सी सर्टिफिकेट यदि आपके पास है दोस्तों तो आपको 3 अंकों का छूट मिलेगा परीक्षा में। यदि बी सर्टिफिकेट है तो 2 अंकों का। एनसीसी ए सर्टिफिकेट है यदि आपके पास तो आपको 1 अंक का छूट मिलेगा दोस्तों। उसके बाद से बात करते हैं भारत स्काउट गाइड प्रमाण पत्र, इसके लिए भी 1 अंक का छूट, यानी स्काउट गाइड का प्रमाण पत्र जिस अभ्यर्थी के पास होगा उसको भी 1 अंक का छूट यहाँ पे यूपी होमगार्ड परीक्षा में मिलने वाला है। उसके आगे चलते हैं, कट ऑफ हो गया है कि जिलेवार कट ऑफ बनेगा, आप लोग समझ चुके हैं। उसके बाद से 2 चैनल दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि कहाँ से यदि पढ़ाई किया जाए, कहाँ से पढ़ा जाए, आसानी से हम लोग इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो एक है चैनल एग्जामपुर, आप लोग तो मतलब जानते ही होंगे। एग्जामपुर चैनल हो गया और RWA रोजगार विथ अंकित, इन दोनों चैनलों से यदि पढ़ा जाए तो हम लोग आसानी से सफल हो सकते हैं, ठीक ना। और मैं भी अपने टेलीग्राम चैनल पे कुछ नोट्स और कुछ PDF आप लोग को प्रोवाइड करा दिया करूंगा, जिसको पढ़ के आप लोग इस परीक्षा में सफल आसानी से हो सकते हैं। तो ये रही आज इसकी बात। उसके बाद से दोस्तों हम लोग बात करेंगे, सैलरी की बात हो चुका है। अदर स्टेट को इसमें मौका नहीं दिया गया दोस्तों। अदर स्टेट के अभ्यर्थी इस फॉर्म को नहीं अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए कि ये उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के लिए है और जिलेवार, यानी कि जिला में भी अपने ही जिले में इस फॉर्म को भरा जा सकता है। उसके बाद से दोस्तों देखिए एक बात कि हम लोग को ज्यादा मतलब छोटा नहीं सोचना, हम लोग को हतोत्साहित नहीं होना है कि कौन जाएगा होमगार्ड का नौकरी करने। देखिए दोस्तों, समय बढ़ता जा रहा है और नौकरी नहीं मिल रही है। मान लीजिए कहीं 1 नंबर से आधा नंबर से आदमी छट जा रहा है, उम्र भी बढ़ता जा रहा है, घर का पारिवारिक जिम्मेदारियां, परेशानी, माता पिता को आप लोग देख ही रहे हैं, बूढ़े होते जा रहे हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को यदि ये यूपी होमगार्ड का वैकेंसी आया है तो इसमें हम लोग को फॉर्म भर के और अप्लाई करके और इस नौकरी को बहुत मजबूती के साथ हासिल करना है। ये भी लेना आसान नहीं है दोस्तों, इसको हल्के में न लिया जाए, मेहनत से पढ़ेंगे तभी जाके इसमें भी सिलेक्शन होगा। बहुत ज्यादा इसमें भी रहेगा, लेकिन हाँ जो मेहनत से पढ़ा रहेगा उसके लिए कुछ नहीं है, आसानी से उसका जॉब लग भी जाएगा। और एक बात, यदि आप मान लीजिए कांस्टेबल के लिए सपना देख रहे हैं कि इस फॉर्म को नहीं भरेंगे, हम तो कांस्टेबल का तैयारी, हम SI की तैयारी करते हैं, हम उसी में जाएंगे, तो ऐसा मत सोचिए दोस्तों। आप लोग यूपी होमगार्ड में नौकरी करते हुए भी आसानी से उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही पद पे चयनित हो सकते हैं। तो उसके लिए देखिए दोस्तों, 3 वर्षों की सेवा यदि आप लोग उत्तर प्रदेश होमगार्ड में देते हैं तो उसके बाद से आप लोग जो भी भर्ती आएगा उसमें आप लोग को छूट मिलेगा, अलग से कट ऑफ बनेगा और आप लोग आसानी से उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित हो सकते हैं। तो दोस्तों मजबूती के साथ इस परीक्षा की तैयारी करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आप लोग बहुत, मेरी शुभकामनाएं हैं। भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि सभी हमारे भाई बंधु इसमें सफल हो जाएं।
और अपने परिवार को सहारा और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम करें। तो यहीं तक अपना वीडियो रखेंगे दोस्तों। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइए, कुछ सुझाव देना हो तो वो भी कमेंट में बताइए। धन्यवाद दोस्तों।